हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम शुरू करेंगे 6 का अगला अध्याय जो कि तीसरा अध्याय होगा और इसका अध्याय का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं पृथ्वी की गतियाँ। आगे हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे और समझने के साथ-साथ इसको पूरा हम चाहेंगे कि याद भी करते आप चले जाएँ और समझना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और इसको हम जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपसे ये क्वेश्चन इस चैप्टर में ज़्यादातर आप फँसते हैं क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा जाता है दिशा के बारे में। इसकी जो दिशाएँ हैं यहाँ पर ग्रीष्मकाल है, यहाँ पर शीत ऋतु है, तो कब क्या दिशाएँ और कब कौन से दिन होते हैं, ग्रीष्मकाल के दिन किस तारीख को होता है और शीत ऋतु का जो काल है वो कब होता है, ये सब के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए उनके बारे में आज हम पढ़ते हैं। जैसा कि हम जैसे कि आप जान रहे हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक होता है घूर्णन, एक होता है परिक्रमण। एक क्या होता है घूर्णन और एक होता है परिक्रमण। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं और समय के बारे में हम पहले निकाल चुके हैं, जो समय कैसे निकालते हैं। पृथ्वी अभी हम जैसे 12 बज रहा है तो 12 क्यों बज रहा है ग्रीनिच रेखा से जो हम इधर जाते हैं तो पूरब क्या होता है, पश्चिम क्या होता है, 15 डिग्री में क्या होता है और 4 डिग्री क्या होता है, इस सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो 4 मिनट का जो होता है क्या होता है, 4 मिनट का 1 डिग्री होता है और 15 डिग्री होता है, 15 डिग्री होता है क्या होता है 15 और मिनट में है तो 15 और मिनट को जब हम गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 और 15 को गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 मिनट का क्या होता है 1 घंटा होता है। और भारत का क्या है, एक यामांतर है कितना है तो 82.5 डिग्री है, तो 82.5 डिग्री भारत के लिए है। ये आप याद रखेंगे, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा यहाँ पर आपको समझिए। ये आगे आप समझिएगा पृथ्वी का जो भी हम देख रहे हैं गति 24 घंटे का हो रहा है। 24 घंटे कैसे मापते हैं तो 24 घंटे 24 लाइन में है, 24 घंटा एक लाइन का क्या होता है 1 घंटा होता है। 1 घंटा कैसे निकलता है तो यहाँ पर आप अब देख चुके हैं। 15 गुणे 4 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री बराबर कितना होता है 4 मिनट होता है। तो और 15 है तो 15 डिग्री को 4 मिनट से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 क्या होता है 1 घंटा होता है। 1 घंटा क्या होता है, एक लाइन का 1 घंटा का रहता है और ये जो एक लाइन है ये एक पृथ्वी का 1 घंटा है। तो पृथ्वी जो है घूर्णन कर रही है, परिक्रमण कर रही है तो 1 घंटे में कितना कर रही है और पूरे दिन में वो कितना कर रही है, तो ये 24 घंटे में एक बार अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेती है। तो अपने अक्ष पे जो घूर्णन कर रही है उसके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में। पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो है घूमना घूर्णन कहलाता है। जो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो एक बार घूम रही है उसको क्या बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं। घूर्णन एक परिक्र घूर्णन एवं परिक्रमण के बारे में हम देख रहे हैं तो घूर्णन क्या हो जाएगा, अपने अक्ष पे घूम रहा है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण करते हैं और सूर्य की चारों ओर जब हम एक ये सूर्य है और उसके चारों ओर जब हम चक्कर लगाएँगे तो उसको परिक्रमण कहेंगे और जब अपने अक्ष पर वो घूम रहा है तो वो क्या हो जाएगा, घूर्णन हो जाएगा। जैसे हम घूमते हैं अपने खुद, जब हम एक अपने अक्ष पे घूम रहे हैं, खुद मान के चलिए एक चक्कर लगा लिए तो वो क्या हो जाएगा, घूर्णन हो जाएगा। और जब हम किसी और का चक्कर लगाएँगे तो वो क्या हो जाएगा, परिक्रमण हो जाएगा। तो आगे चलिए इसको समझ लिए होंगे। सूर्य के चारों ओर जब वो चक्कर लगाता है उसको परिक्रमण कहते हैं, जब वो अपने अक्ष पे चक्कर लगा रहा है तो उसको घूर्णन कहा जाता है। पृथ्वी पर जो है पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष क्या है, एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये याद रखिएगा, जो पृथ्वी का अक्ष है एक काल्पनिक रेखा है और इसके जो कक्षीय सतह है, कक्ष का जो सतह है उससे वो कितना डिग्री, तो 66.5 डिग्री का, यहाँ पर 66.5 डिग्री है उसका कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं और जो यह कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसको कक्षीय समतल कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, सब जानते हैं। इस पृथ्वी जो है सूर्य के से क्या प्राप्त करता है, तो प्रकाश प्राप्त करता है। पृथ्वी का आकार क्या है, गोले के समान है। पृथ्वी का आकार क्या है, गोले के समान है। इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की रोशनी है जो है एक समय पर क्या होता है, आधे ही भाग पर उसको पड़ती है सूर्य की रोशनी।
हम आगे देखेंगे सूर्य की और वाले भाग में दिन होता है और जहाँ पर सूर्य की प्रकाश पड़ेगा वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दिन होगा और जहाँ पर सूर्य की प्रकाश नहीं पड़ेगा वहाँ क्या होगा, रात हो गई। ठीक? जबकि दूसरा भाग सूर्य से दूर है और वहाँ पर क्या होती है, रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं और ग्लोब जब हम देखते हैं उसमें दिन और रात जिसको विभाजित करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वृत्त बोला जाता है। आपसे पूछा जाता है जो प्रदीप्त वृत्त किसको कहा जाता है, तो दिन और रात को जो ग्लोब पे विभाजित कर रहा है उसको क्या कहा जाएगा, तो प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। वह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है और वह वृत्त जो होता है अक्ष के बीच के जो अक्ष जहाँ से घूम रहा है उसके साथ यहाँ पे नहीं होता है, नहीं मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे चित्र के अनुसार पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में पूरा जो एक चक्कर जब वो लगाएगा तो उसको 24 घंटे लगते हैं। आप जानते हैं दिन और रात जो होता है मिलाकर 24 घंटे होते हैं। कितने? तो 24 घंटे। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी का दैनिक गति है। पृथ्वी का दैनिक गति क्या है? ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये आपसे पूछा जाता है। पृथ्वी का जो एक बार चक्कर लगाने में 24 घंटे लग रहा है, अक्ष पे अपने खुद के अक्ष पे एक चक्कर लगाने में 24 घंटा और घूर्णन के समय या काल को पृथ्वी का दिन कहा जो एक बार में घूम गया तो उसको क्या कहा गया? पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह क्या होता है? पृथ्वी जो होता है यह पृथ्वी की दैनिक गति है, दिन प्रतिदिन की गति है। क्या है? प्रतिदिन की गति मतलब दैनिक गति मतलब प्रतिदिन डेली को घूम रहा है, दैनिक गति है। यहाँ पर देखेंगे तो पृथ्वी का अक्ष का झुकाव जो है कक्षीय समतल, तो इसको देखिए ये क्या है? दक्षिण ध्रुव है और ये क्या है? एक झुका हुआ है। ये क्या है? कर्क रेखा, विषुवत रेखा या मकर रेखा और पृथ्वी का समतलीय कक्ष है ये देखिए विषुवत रेखा है जो विषुवत वृत्त है। यहाँ पर देखिए आप विषुवत वृत्त ये है और ये जो है क्या है? कक्षीय समतल है, ये समान है। पृथ्वी का कक्षीय समतल है। ये कितने पर है? तो कक्षीय समतल और वृत्त देखिए ये जो दूरी है 66.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री। और जब हम यहाँ से देखते हैं वहाँ पृथ्वी को जो कक्षीय समतल के लंब जो है ये जो लंब है, ये लंब जो है ये 23.5 डिग्री है। और जब पृथ्वी के कक्षीय समतल को देखेंगे तो विषुवत और कर्क रेखा के बीच में जो है वो 66.5 डिग्री है और यहाँ पर जो हम देखेंगे दक्षिणी ध्रुव के और कर्क रेखा के बीच में जो है वो 23.5 डिग्री का है। ठीक है? तो पृथ्वी पर जो है हम घूर्णन के दिन और रात को देखेंगे तो यहाँ पर दिन और रात को समझिए। जो यहाँ पर जो सूर्य की प्रकाश जो पड़ रही है, ये जो सूर्य की प्रकाश है, ये प्रदीप्त वृत्त है। ये क्या है? प्रदीप्त वृत्त है। ये दक्षिण ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। ये विषुवत वृत्त है और ये अक्ष है कौन? तो ये उत्तर का ध्रुव है, ये उत्तर ध्रुव है और जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वहाँ कहाँ है? क्या है? यहाँ पर आप दिन देख रहे हैं और यहाँ पर क्या है? प्रदीप्त वृत्त है, यहाँ पर रात आप देख रहे हैं, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है। ये दक्षिणी ध्रुव है, जब दक्षिण ध्रुव में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है वो तो क्या होगा? रात हो जाएगा। जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो वो दिन हो जाएगा, उत्तर हो या दक्षिण हो। जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ेगा दोनों भाग में आप पृथ्वी को 2 भागों में बाँट रहे हैं, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव में अगर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो वहाँ पर दिन होगा, उत्तरी ध्रुव में अगर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो वहाँ पर दिन होगा। तो चलिए आगे हम चलते हैं। यहाँ पर लिखा है क्या आप जानते हैं? तो क्या आप जानते हैं उसमें देखिए तो प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री जो थे आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। क्या है? खगोल शास्त्री आर्यभट्ट क्या बताए थे? तो पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ये पूछा जाता है आर्यभट्ट के अनुसार पृथ्वी क्या है? पृथ्वी गोल है और वह अपने अक्ष पर है घूमती है या घूर्णन करती है या घूमती है आपसे पूछा जाता है। तो किसके अनुसार? खगोल शास्त्री कौन थे? तो आर्यभट्ट। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? ये क्वेश्चन है आपसे। पृथ्वी अगर घूर्णन नहीं करेगा तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा क्या होता है? दिन होता है और जब वहाँ पर दिन होगा तो जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। जब सूर्य प्रकाश रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा? गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में क्या होता है? अंधेरा रहेगा और यहाँ पर क्या होगा? अंधेरा रहेगा। जब यहाँ पर आप उजाला देखेगा और यहाँ पर आप अंधेरा देखेंगे, दिन और रात में देखेंगे अंधेरा और उजाला में, तो यहाँ पर क्या होगा? जब
जहाँ यहाँ पर अंधेरा रहेगा, यहाँ पर ठंडी पड़ेगी, जब यहाँ पर आपको सूर्य का प्रकाश रहेगा तो यहाँ पर आपको गर्मी का अनुभूति होगा, गर्मी होगी। इस तरह की अवस्था में जीवन जो है संभव नहीं हो पाएगा। जब पूरा-पूरा गर्मी, पूरा-पूरा ठंडी रहेगा तो ये क्या हो जाए जीवन संभव नहीं है। लेकिन आप आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो पृथ्वी का दूसरी गति जो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, जो पृथ्वी की जो दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। आप पहले ही परिक्रमा और परिभ्रमण को घूर्णन को पढ़ चुके हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए परिक्रमण कहलाती है। वही कह रहा है कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 बाय 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। कितने दिनों में? 365 बाय 365 1/4 दिन मतलब हाफ, हाफ से भी कम 25 मतलब 100 में 25 का जो भाग होगा वो जो 25वां भाग जो होगा वो 1/4 होगा। 1/4 जो है उतने दिनों में 365 1/4 दिन में सूर्य के एक बार वो चक्कर लगा लेता है। कौन? तो पृथ्वी सूर्य के चक्कर 365 बार 100 1/4 दिन में लगा लेता है। हम जो देखते हैं कि 366 दिन भी होते हैं, उसके बारे में कैसे होता है? तो हम लोग 1 वर्ष 365 दिन का मानते हैं, जो हम मांगते हैं उसका दिन कैसा कितना होता है दिन का? 365 होता है तथा सुविधा के अनुसार क्या करते हैं तो उसमें 6-6 घंटे को उसमें नहीं जोड़ते हैं। 6 घंटे जो होता है उसको हम उसमें नहीं जोड़ते हैं। किसमें? 365 दिन में जो है 6 घंटे को नहीं जोड़ते हैं। 6 घंटे कौन है? तो दिन में होता है 24 घंटा। 24 घंटे में 1/4 को निकाल लेंगे तो होगा 6 घंटे। 6 घंटे को किसमें नहीं जोड़ेंगे? तो 365 के दिन में जो होंगे उसको हम नहीं जोड़ेंगे। कितने घंटे को? इस 6 घंटे को। आगे देखते हैं तो इसको हम समझिएगा, ये चित्र को आप अच्छे से थोड़ा समझिएगा। ये चित्र जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और जो भी हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो हम इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद जो लिखा होगा उसको भी हम पढ़ के समझेंगे। तो ये देखिए, ये सूर्य का प्रकाश है, अगर सीधे पड़ रहा है, यहाँ पर देखिए ये सीधे पड़ रहा है और ये आपको ऐसे पड़ रहा है। जहाँ पर आपको ये दक्षिण गोलार्ध हो गया, ये आपका दक्षिण अयनांत हो गया, ये दक्षिण गोलार्ध हो गया। यहाँ पर नीचे का भाग जो है, ये जो नीचे का भाग है, ये क्या हो गया? दक्षिण गोलार्ध हो गया और ऊपर का जो भाग हो गया, ये क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध हो गया। ये समझ गए? उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध को आप समझ गए होंगे। तो नहीं समझे होंगे तो एक बार और देख लीजिए। ये जो भाग है, ये जो भाग सूर्य की जो गति है कैसे चल रही है उसके बारे में देखिए। ऐसे चल रही है तो ये जो भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये जो भाग है ये उत्तरी हो गया। आप समझ गए? ये उत्तर, ये दक्षिण। आगे है, यहाँ देखिएगा तो आप यहाँ पर बीच में जब आएँगे आएँगे, यहाँ से आप अगर शुरू करते हैं, जहाँ से आपको शुरू करना है वहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ से जब हम शुरू करते हैं सितंबर से जब हम शुरू करते हैं, ये जो सितंबर का है ये इसको क्या बोलते हैं? शरद ऋतु। ये जो विषुव पर है, कहाँ है? ये विषुव पर सीधे पड़ रहा है। जब सीधे दोनों तरफ से आप देखिएगा, जब सीधे पड़ता है ऊपर और नीचे, ये जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से पड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? शरद ऋतु। दोनों तरफ से ये शरद ऋतु ही होंगे। तो जब शरद ऋतु है तो ऊपर और नीचे, नीचे का भाग हो जाएगा ये सितंबर का भाग, ये बसंत ऋतु और ऊपर का भाग ये शरद ऋतु। जब इधर हम चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दक्षिण गोलार्ध में ये सूर्य का प्रकाश देखिए यहाँ पर पड़ रहा है और ये जो भाग है यहाँ पर क्या है? शीत ऋतु। जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा वो शीत ऋतु। ये तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको ग्रीष्म ऋतु देखने को मिलेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? शीत ऋतु देखने को मिलेगा। जहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ता है, वहाँ पर देखिएगा दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। यहाँ पर देखिए दोनों भाग, यहाँ पर दोनों भाग, यहाँ पर दोनों भाग। फिर से हम देखते हैं, तो ये देखिए, ये भाग यहाँ पर देखिए पूरा सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, यहाँ पर सूर्य का भी प्रकाश पूरा पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या है? दिन है। तो दिन में यहाँ पर दिन है तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु है। जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है वहाँ पर क्या? शीत ऋतु है। दोनों समझ गए? ये उत्तर का भाग है और ये दक्षिण का भाग है। ये समझ गए? दक्षिण के भाग में अगर हम देखेंगे तो जैसे अभी दिसंबर चल रहा है, तो यहाँ पर उत्तर के भाग में
और दक्षिण के भाग में देखेंगे तो दक्षिण के भाग में अभी क्या है, यहाँ पर सूर्य की प्रकाश जो है क्या है, ज़्यादा पड़ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गर्मी पड़ेगा। लेकिन अपने उत्तर की ओर आएँगे तो सूर्य की प्रकाश जो है क्या होगा, नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर ठंडी पड़ेगा। जब हम देखेंगे तो दक्षिण की ओर भाग और उत्तरी को भाग में, तो दक्षिण के भाग में क्या होता है, जब हम सूर्य के चक्कर को लगाते हैं तो दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग में अंतर यही होता है, जब दक्षिण के भाग में सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो वहाँ पर गर्मी होता है, और दक्षिण के भाग में जब उत्तर में सूरज की प्रकाश नहीं पड़ रही है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ठंडी हो जाएगा, मतलब शीत ऋतु हो जाएगा। यही है। और शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु को अब हम समझेंगे। तो दक्षिण की भाग और उत्तर के भाग में आप समझे, तो जहाँ पे दक्षिण के भाग में आपको शीत ऋतु है, कहाँ पे, तो ये दक्षिण के भाग में उत्तर की जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर आपको शीत ऋतु मिलेगा, और जब हम दक्षिण के भाग में जाएँगे तो वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु मिलेगा। ठीक, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, उत्तर गोलार्ध में शीत ऋतु, दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। ठीक, समझ गया। तो चलिए उसी प्रकार हम परिक्रमण के ऋतु के परिक्रमण को हम समझ लिए हैं। तो ऐसे ही आपसे पूछा जाता है जो 23 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ेगा? तो 23 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ेगा? तो ये उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म पड़ेगा। और जब हम 23 जून को दक्षिणी गोलार्ध में जाएँगे तो वहाँ पर क्या पड़ेगा? शीत पड़ेगा, ठंडी पड़ेगा। और जब हम 23 सितंबर को आएँगे तो 23 सितंबर होता है बसंत ऋतु का। क्या होता है? 23 सितंबर बसंत ऋतु का। और जब हम उत्तरी गोलार्ध में जाएँगे कब? तो 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर दक्षिण अयनांत जो होता है उसमें आपको ग्रीष्म ऋतु मिलेगा दक्षिण गोलार्ध में, और उत्तर में जो क्या मिलेगा, शीत ऋतु, जैसे दिसंबर के माह में अभी शीत ऋतु का मौसम है। जब उसी प्रकार हम इसका चक्र देखेंगे ऋतु के चक्र को, जब हम मार्च की ओर जाएँगे तो मार्च में शरद ऋतु हो जाएगा, और ऊपर में जो हो जाएगा वो बसंत ऋतु हो जाएगा। 23 मार्च को बसंत ऋतु, नीचे जो होगा, नीचे का भाग जो दक्षिण ध्रुव में हो जाएगा शरद ऋतु का, और उत्तरी ध्रुव में हो जाएगा बसंत ऋतु का। उसी प्रकार यहाँ पर सितंबर में हम देखे थे, तो सितंबर में ऊपरी भाग में जो होगा वो हो जाएगा शरद ऋतु का, और नीचे के भाग में हो जाएगा बसंत ऋतु का। आगे हम चलते हैं, तो इस प्रकार से हम उसको समझ लिए, आगे हम इसको समझते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के जो होते हैं बचे हुए 6 घंटे मिलकर यानी 24 घंटे के बराबर होते हैं। पर जो 4 वर्ष अगर हम जोड़ेंगे, 4 चौक 24, ये हो जाएगा 24 घंटे के बराबर होता है, और यही 24 घंटा एक दिन में तब्दील कर देते हैं तो 365 हो जाता है 356 दिन का, वही दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में इसको, और ये जो एक दिन बचा होता है ये इसको किसमें जोड़ देते हैं, फरवरी के महीने में इसको जोड़ देते हैं, और जिस फरवरी को जोड़ते हैं ये दिन को, उसमें वो दिन जो होता है वो 29 दिन का हो जाता है, और वो जो वर्ष होता है 366 दिन का हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लीप वर्ष कहा जाता है। जिस दिन में ये जो एक दिन जुड़ जाएगा उस वर्ष को लीप वर्ष के नाम से जाना जाता है। पता लगाइए कि अगला जो लीप वर्ष कब होगा। जैसे ये जो हर 4 वर्ष में एक बार लीप वर्ष होता है, हर 4 वर्ष में आप देखेंगे तो एक बार लीप वर्ष होता है, तो अभी 2022 है, तो 2024 में जो है अगला लीप वर्ष होगा, और इससे पीछे का जो लीप वर्ष था वो कब था? 2020 का 20 का था। ये समझ गए होंगे आप? लीप वर्ष किसको कहते हैं? जो 1 साल में जो है 1 दिन जोड़ दिया जाता है, वो दिन हो जाता है कितने दिन का? 366 का, और फरवरी का माह जो है 1 दिन बढ़ जाता है, वो फरवरी का दिन कितना हो जाता है? 29 दिनों का। आगे हम चलिए देखते हैं। तो आगे है, पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। पृथ्वी जो है पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। समानतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतु में बाँटा जाता है। उसी प्रकार हम अभी देखें तो एक वर्ष को किसके-किसके रूप में बाँटा गया है? अब इसे हम समझेंगे, ऐसे समझेंगे, तो एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, शरद में 4 भागों में बाँटा गया है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है। सूर्य जहाँ पर पड़ रहा है उसमें आपको ठंडी और गर्मी की अनुभूति होती है, और इसी प्रकार ऋतु और पृथ्वी के बीच के जो परिवर्तन होते हैं उनके कारण होते रहता है। आगे है, ये हम देख लिए, आगे देखते हैं। 21 जून होता है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। 21 जून होता है उत्तरी गोलार्ध में सूर्य जो होता है, सूर्य जो होता है यहाँ पर देखेंगे तो 21 जून को
उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। यहाँ पर हम चित्र बना लेते हैं, वहाँ पर हम देख लिए थे 21 जून है जो यहाँ पर सूर्य जो है यहाँ पर झुका हुआ है। सूर्य की तरफ कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। सूर्य जो है यहाँ पर कर्क रेखा पर उसकी किरण जो है सीधी पड़ती है। इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और यहाँ पर क्या होता है ऊष्मा अधिक प्राप्त होता है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है और जो ध्रुव के पास जो है वहाँ पर क्या होता है कम ऊष्मा प्राप्त होती है। ये जो ध्रुव है यहाँ पर कम ऊष्मा प्राप्त होती है यहाँ पे क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और यहाँ पर सूर्य की क्या किरणें होती हैं तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। उत्तरी ध्रुव जो होता है सूर्य की ओर झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव के जो रेखा के बाद वाले भाग लगभग 6 महीने लगातार दिन और रात होती है और यहाँ पर क्या होता है दिन और रात होता है 6 महीने। कहाँ पे? उत्तरी ध्रुव पर जो है सूर्य झुका होता है उसके कारण उत्तरी ध्रुव की रेखा पर जो है 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है और उत्तरी गोलार्ध पे जो है सूर्य की रोशनी जो है बहुत बड़े भाग पे प्राप्त होती है। इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है और विषुवत वृत्त में जो भी उत्तरी भाग है यहाँ पर क्या होगा गर्मी का मौसम होगा। इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को जो होता है इन क्षेत्रों पर सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती है। 21 पूछता है जो सबसे सबसे लंबा दिन कब होता है, सबसे छोटी रातें कहाँ कब होती है। जो 21 जून का मौसम है यहाँ पे, यहाँ पर सबसे लंबी दिन होंगे और सबसे छोटे रातें होंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य की प्रकाश यहाँ पर सीधे पड़ रही हैं, तिरछे पड़ रही हैं और यहाँ पर जो है क्या होता है दिन बड़े होते हैं यहाँ पर और रात छोटी होते हैं। समझ गए? पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं और जहाँ पर दिन और बड़ी रात हो रही हैं उस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। देखिए, उत्तर पर हम जाएँगे तो यहाँ पर कर्क रेखा हो गया और दक्षिण में जाएँगे तो मकर रेखा हो जाएगा। तो हम पहले भी पढ़े थे उत्तर में मकर रेखा नहीं होता है बल्कि कर्क रेखा होता है और दक्षिण में कर्क रेखा होता है। जब कर्क रेखा में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो यहाँ पर क्या होता है दिन क्या होता है बड़े होते हैं, रात छोटी होते हैं। वही जो यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कहाँ पे कर्क रेखा पे तो दिन क्या होते हैं बड़े होते हैं, रात छोटी होते हैं। 22 दिसंबर में दक्षिण की ध्रुव पर जो होता है सूर्य जो है झुके हुए प्रतीत होने के कारण यहाँ पर मकर रेखा जो होता है सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और इसके कारण जो होता है मकर रेखा पर जो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है और बहुत बड़े भाग पर सूर्य का प्रकाश जो होता है प्राप्त होता है। जिसके कारण क्या होता है यहाँ पर दिन जो होता है लंबा होता है, रात छोटी होती है। कहाँ पे? तो दक्षिणी में, दक्षिण ध्रुव में। दक्षिण ध्रुव कहाँ पे? तो दक्षिण ध्रुव में 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पर होता है क्या? तो दक्षिण ध्रुव में 22 दिसंबर को सबसे बड़े दिन होते हैं, सबसे छोटी रातें होती हैं। आप समझ गए होंगे। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में। आप समझ गए, आपको हम पहले ही बता दिए हैं। पृथ्वी के की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत का है और दक्षिणी अयनांत इसको कहा जाता है। उत्तर में आपको उत्तरी अयनांत मिल गया जहाँ पर लंबी दिन और छोटी रातें हैं और यहाँ पर दक्षिण में दक्षिणी में हो गया लंबी दिन और छोटी रातें। यहाँ पर 21 तारीख हो गई, यहाँ पर 22 दिसंबर हो गया। क्या आप समझ गए? ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है। ग्रीष्म पूछा जाता है जो ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु ऑस्ट्रेलिया में जो है क्रिसमस किस ऋतु में मनाया जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। आगे देखेंगे तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। आपको हम दिखाए भी थे कि सीधा जो कब पड़ता है तो ये देखिए ये जो 23 सितंबर और 21 मार्च जो है यहाँ पर सीधा पड़ रहा है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है और यहाँ पर जो है कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ है। जैसे यहाँ पर झुका हुआ था, यहाँ पर झुका हुआ था, लेकिन यहाँ पर नहीं झुका हुआ है। इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात जो होता है बराबर होता है। यहाँ पर दिन और रात जो होता है यहाँ पर बराबर होता है। कब? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पूछता है जो 21 मार्च और कब दिन और रात बराबर होता है तो आप यहाँ पर 21 मार्च रखिएगा और यहाँ पर 21 सितंबर को देखिएगा तो यहाँ पर दिन और रात क्या होता है बराबर होते हैं।
इसीलिए जो होता है इसे विषुव कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। विषुव के नाम से ये जाना जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में आपको हम पहले बताए हैं कि 23 सितंबर जब हम नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर शरद ऋतु होता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? शरद ऋतु होता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? बसंत ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? शरद ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति जो होता है इसके विपरीत होते हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? बसंत और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो आप इसको समझ लिए गए होंगे कि पृथ्वी का घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पूछता है दिन और रात में और ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है? तो घूर्णन और परिक्रमण के कारण ऋतु में दिन और रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है, घूर्णन और परिकलन के कारण। आप इसको समझ लिए होंगे। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण था। कब, कहाँ और कैसे इसको हम दिन और रात के बारे में हम देखें। दिन और रात हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, कब दिन और कब बड़ी रात होती है, कब बराबर होती हैं। बस ये जो कहानी है यहाँ पर आपको आकर टिक जाता है। एक बार आप इसको देखिएगा ध्यान से। उत्तर अयनांत दक्षिण अयनांत जो आप देखें, ये यहाँ पर उत्तर में बड़ा दिन और यहाँ पर भी बड़ा दिन, दक्षिण में भी बड़ा दिन। ये जो है छोटी ये जो है दोनों बराबर। यहाँ पर बड़ा दिन, यहाँ पर भी बड़ा दिन और यहाँ पर जो है 22 तारीख, यहाँ पर जो है 21 तारीख और यहाँ पर 21 मार्च और यहाँ पर 21 सितंबर। यहाँ पर शरद ऋतु, यहाँ पर बसंत ऋतु, यहाँ पर ग्रीष्म और यहाँ पर शीत। तो चलिए ये चैप्टर आपको ख़त्म हो गए। आप इसको समझ लिए गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं अगले चैप्टर में जो कि वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।